उधर का चालू कर सकते हो। चलिए जैसे पूछो वही बताएंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कौन से ईस्वी में आया? 712 में। सिंध में आक्रमण किया किसका शासक था? दाहिर का, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार। गजनी साम्राज्य के 4 शासक लगातार बताओ। अल्फुद्दीन, पिरातिन, सुबुक्तगीन, मोहम्मद गोरी। महमूद गजनी। हाँ महमूद गजनी। अलाउद्दीन पिरितगिन, आलपिन हुसैन, दर्द हुआ पिराया पिरितगिन, सुबुक कराया सुबुक्तगिन, फिर वहाँ से महमूद गजनी, ठीक है। महमूद गजनी के दरबार में 4 लोग कौन कौन थे बताओ? 4 लोग, 4 इतिहास कराए थे ना। अलबरूनी, फिरदौसी, उद्दी, फारूकी। अलबरूनी कौन सा किताब लिखा? कौन सा किताब है? किताब में उद्दी, फिरदौसी, शाहनामा, ठीक है। 5 मेन आक्रमण या 17 पर आक्रमण किया था, ठीक है। लेकिन 5 मुख्य आक्रमण दिखाया था। 1000 ईस्वी, 1001 ईस्वी, 1008 और 1025, 1027। 1000 में किस क्या था? क्या था सुन सर बताइए। मुल्तान के लोग तो मोहम्मद गोरी बता। 1000 में भारत में पहली बार आक्रमण किया। 1001 में पंजाब के शासक जयपाल। 1008 में मूर्ति बंधन, ठीक है, नागरकोट में है ना। 1025 सोमनाथ मंदिर जाता हूँ, ठीक है। 1027 जाटो के लिए। मोहम्मद गोरी पहली बार भारत में कब आक्रमण किया? 1175 में मुल्तान के विरुद्ध उसका पहला आक्रमण था, ठीक है। तब मुल्तान भारत में हुआ करता था, पाकिस्तान, ठीक है। 1178 में गुजरात के शासक भीम द्वितीय, ठीक है। सोलंकी शासक था भीम प्रथम था। भीम द्वितीय बाद में है, सॉरी भीम द्वितीय था। भीम प्रथम सोमनाथ मंदिर के टाइम था, भीम द्वितीय इसमें था, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध सर, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, 1191 किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। फिर तराइन का दूसरा युद्ध 1192 है, चंदावर का युद्ध 1194। किसके इसके बीच? जयचंद और मोहम्मद गोरी, ठीक है। गुलाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका निर्माण कराया? किन किन चीज़ों का निर्माण कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक हाँ? कुतुब मीनार की नींव रखी थी और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था। कहाँ पे? अजमेर। और दिल्ली में मस्जिद था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी मस्जिद था। आप बताइए सीमा, घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई? चौहान खेलते समय, किस शासक की, किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन का। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया? स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं, कंप्लीट कौन करता है? इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश 2 सिक्के चलाया था, चांदी और चांदी का टंका, तांबे का जीतर, ठीक है। किस ग्रुप का निर्माण करा था? 40 सरदारों का। तुर्कान है, ठीक है। उसका विनाश कौन किया भाभी? बलबन किया। बलबन कौन सा त्योहार चालू किया था? हाँ, नवरोज फारसी त्यौहार है। अभी कुछ दिन नवरोज पड़ा था, एक आध हफ्ते पहले। फारसियों का न्यू ईयर बोलते हैं, जैसे इंग्लिश न्यू ईयर 1 जनवरी मनाते हैं ना, वैसे फारसी का कुछ एक हफ्ते पहले पड़ा था। इसके बाद इल्तुतमिश के बाद कौन है शासक गुलामों से? करुणा, आराम, जितना, रुई, रुकनुद्दीन फिरोज है,
करुण आराम इतना रोई के रजाई में, बाहर काला बना दे गया कब की सुनाई में। तो रुकनुद्दीन फिरोज है, उसके बाद रजिया सुल्तान है। ठीक है, रजिया सुल्तान कितने दिन शासन की, कितने दिन शासन है? 1236 से 1240। ठीक है, 3 साल 6 महीने करीब शासन किया, 3.5 साल। उसकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कैथल में। ठीक है, घोड़े का सरदार किसको नियुक्त किया था? घोड़े का सरदार अमीर याकूब, जमालुद्दीन याकूब, जमालुद्दीन याकूब। ठीक है, विवाह किसके साथ किया? दुनिया। ठीक है, फिर रुकनुद्दीन फिरोज के समय में बताओ अभी, उसकी माँ कौन थी जो शासन प्रशासन संभालती थी? शाहतुल खान। ठीक है, फिर बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। ठीक है, और क्या किस नाम से गद्दी पर बैठा? गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, कौन सा पॉलिसी लाया था अपने विरोधियों के लिए? रक्त और तलवार और रक्त की नीति अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन सा ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, बलबन क्या था उसका, क्या लगता था बलबन? दमाद। ठीक है, और नासिरुद्दीन महमूद किसका बेटा था? इल्तुतमिश का बेटा था, और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, कौन सी 2 प्रथा चालू किया था बलबन? सिद्धा पोस। ठीक, खिलजी वंश का संस्थापक? कौन सा स्टूडेंट सर? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो कहाँ राजधानी बनाया था? किलो खरी। 100 लोग आगे था। किलो खरी कहाँ पे है? दिल्ली के आसपास है। ठीक है, दिल्ली के आसपास 13 किलो खरी। उसकी जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कौन करता है सर बताइए? उसका दामाद, भतीजा और दामाद। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करता कड़ा मानिकपुर एरिया में। ठीक है, स्थायी सेना किसने रखी? स्थायी सेना और घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों के लिए पुलिया रखने की प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक खिलजी ने कौन से पद की उपाधि धारण की थी बताओ ना? कौन से पद की धारण? खलीफा। ठीक है, खलीफा पद की उपाधि। तुगलक वंश का संस्थापक बताओ सकते? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसका विवाद किस सूफी संत के साथ था? निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, उसकी मृत्यु कैसे हुई गयासुद्दीन तुगलक की? वो जुना खान द्वारा नहीं हुई। जुना खान, उसका किस नाम से गद्दी पर बैठा जुना खान? जुना खान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की वो गुलदार की गुल थक्का के निकल खट्टा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनाई गई नीतियां जो फेल हो गई बताओ ना? कौन सी नीति है? ये नीति उसकी सबसे पहले वो दिल्ली से ठीक है दौलताबाद किया, दिल्ली से देवगिरी किया, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। और फिर चांदी का रुपया चलाया, तो फिर ठीक है, टोकन करेंसी चलाया, सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, और वो फेल हुआ। और कहाँ का अभियान किया था? कराची, खुरासान में कराची का अभियान किया, और टैक्स वृद्धि किया था दोआब क्षेत्र में। ठीक है, जो कोटाई लग जाता है। अब दिल्ली सल्तनत कहाँ तक पड़ी हुई? तुगलक खिलजी तक पड़े थे। ठीक है, सिकंदर सानी किसको बोलते थे? सीमा में सिकंदर सानी खुद को कौन बुलाता था? कौन था सर बताइए? अलाउद्दीन खिलजी बोलता था सिकंदर सानी खुद को। ठीक है, उसका
गुलाम जो दक्षिण अभियान जीता, दक्षिण अभियान के लिए भेजा था वहाँ, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम। मलिक काफूर 1000 दिनारी बुलाया था। दक्षिण में कौन कौन सा क्षेत्र जीत के दिया उसको? किसको किसको रहा? जैसे काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव, वारंगल के शासक रामचंद्र देव को हराया, देवगिरी के शासक। खिलजी के बाद इसके बाद फिरोज शाह तुगलक कौन कौन से भाग बनाया था हेमू में बताइए? बंदगन, ठीक है। दीवाने खैरात क्या था, किसके लिए था? ठीक है। इस्तियाक और बंदगन। दीवानी अर्ज की स्थापना किसने की? पढ़िए। दीवानी अर्ज गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। दीवानी मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। क्या था मुस्तखराज? वो जमींदारी, दीवानी अर्ज क्या था? जमींदारी का सैन्य भाव था। दीवानी अर्ज सैन्य भाव था, ठीक है। तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ बताइए? बाकी 1398, ठीक है। किसके समय में किया था? नासरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। नासरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक। नासरुद्दीन तैमूरलंग का सेनापति कौन था जिसने खिजर का बता कि सैयद वंश की स्थापना की? खिजर का था। वो उसके बेटे किसको टैक्स बेचता था? खिजर का किसको बेचता था टैक्स? शाह। कौन कौन सा प्लेस दिया था उसको राज करने के लिए? खिजर खां को तैमूरलंग। माल दे से याद कीजिए, माल दिया उसको। माल से मुल्तान, ला से लाहौर, दे से दीपालपुर, ठीक है। ये 3 एरिया दिया था उसको, मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर। याहिया बिन अहमद सरिंदी कौन सा किताब लिखा था? ठीक है। इसको संरक्षण कौन प्रदान किया था? मुबारक शाही, याहिया बिन सरिंदी ने तो मुबारक शाही लिखा है और मुबारक शाह उसको संरक्षण दिया था, ठीक है। उसके बाद मुबारक शाह ने क्या उपाधि दी? मुबारक खान ने क्या उपाधि दी? शाह की उपाधि, ठीक है। अंतिम शासक होता है। फिर लोधी वंश के शासक बताओ तो उनके कौन थे? गहलो लोधी और उसके बाद सिकंदर लोधी ने 1504 में कौन से शहर की स्थापना की थी? आगरा। भूमि को नापने के लिए कौन सा मेजरमेंट लाया था? भूमि को नापने के लिए सिकंदरी घड़ी, ठीक है। और कहाँ के मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को बंटवा दिया था? ज्वालामुखी मंदिर, ठीक है। नगरपुर का ज्वालामुखी मंदिर, वहाँ के मंदिर उसको तोड़ते हैं। और पानीपत का युद्ध कौन लड़ा? पानीपत प्रथम बाबर और इब्राहिम लोधी, ठीक है। उसके बाद बाबर के द्वारा लड़े गए 4 क्रमशः युद्ध बताइए पानीपत के बाद? बाबर पानी और खाना खिलाने में चंद देरी किया तो उसको घाघरा पहना के हमारा सियाद के थे। पानी पिलाने, पानीपत, खाना खिलाने, खानवा, चंद देरी किया, चंदेरी, तो घाघरा पहना के हमारा घाघरा पहना, ठीक है। पानीपत इब्राहिम लोधी के विरुद्ध लड़ा और खानवा राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा, ठीक है। और चंदेरी मिर्नी राय के विरुद्ध और अफगान के विरुद्ध लास्ट लड़ा, ठीक है। अफगान मतलब छोटे छोटे कबीलाएं लोग इकट्ठा होकर लड़े थे, कोई प्रमुख शासक नहीं था उसमें। उसके बाद बाबर का बेटा कौन हुआ? श्रेणु बताओ। हुमायूं, ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध क्रमशः बताओ। पहला देवरा कब लड़ा था? कन्नौज और सलीम, ठीक है। कन्नौज और गुलग्राम एक ही है। सलीम 1555 में था, ठीक है। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर था, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाही अकबर, ठीक है। उसके बाद हुमायूं के लोग कितने भाई थे जिनको वो प्रदेश बांटा था? ठीक है। हुमायूं तो खुद सुल्तान बना, ठीक है, बादशाह बना। कमरान को क्या दिया था? काबुल कंधार, ठीक है, काबुल कंधार। और हिंदाल को अलवर में हुआ, ठीक है। अस्करी को संभल, ठीक है। और चचेरे भाई सुलेमान को बदख्शा प्रदेश, जहाँ पर का कुर्द गवर्नर था, ठीक है।
काजी उल कज़ात कौन सा विभाग? काजी उल कज़ात कौन सा देखता था भाभी, कौन सा डिपार्टमेंट? काजी उल कज़ात सुल्तान के बाद नया का सर्वोच्च अधिकारी था, ठीक है। सदरुल सुदूर क्या करता? वो जाति और धर्म और दान विभाग से रिलेटेड था, ठीक है। और खजीन कोषाध्यक्ष था, ठीक है, ट्रेजरर। चलो मुगल वक्त का पूछूंगा, याद कर जाना पुराना, ठीक है। 6 महीने 8 महीने में जॉब लगाना बोल रहा हूँ, याद नहीं करोगे पुराना डिवाइस तो फिर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ कई धाकड़ लोग बैठे हुए पहले से 3-4 साल 5 साल तैयारी किया। आप कब से स्टार्ट किए तैयारी? मतलब 1-2 साल तो ही गए होगा ना, तो मतलब 1-2 साल में वो तैयारी करने वाला, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो 2 महीने में, तो बीट करना मुश्किल हो जाएगा, डिवाइस नहीं करोगे, ठीक है। चलो हम लोग बंगाल के गवर्नर देखे थे, फिर कंपनी के दिन गवर्नर जनरल देखे थे, फिर भारत का गवर्नर जनरल देखे थे, है ना। उसके बाद वाइसरॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बंगाल के गवर्नर कैसे याद किए थे? मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा। मेरे को टेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे, देखो मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेज धीरे धीरे युद्ध जीतना चालू करता है, ठीक है। युद्ध जितना चालू करता है, भारत में धीरे धीरे कब्जा करता है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे करता है? बंगाल पे कब्जा, बंगाल प्रेसिडेंसी हासिल वहाँ पे बनाता है, ठीक। फिर नीचे मद्रास एरिया आंग्ल नसुल युद्ध लड़ता है, ठीक है। फिर आगे चलते आंग्ल मराठा ये सब युद्ध भी होते हैं, तो धीरे धीरे मराठा क्षेत्र पर भी वो कब्जा कर लेता है। तो बंगाल क्षेत्र में शासन प्रशासन चलाने के लिए बंगाल का गवर्नर बैठाता है, ठीक है, गवर्नर को नियुक्त करता है। तो बंगाल के गवर्नर कैसे याद किए थे? क्लाइव बकवो, है ना, क्लाइव बकवो, ठीक है। क्लाइव से था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ब से कौन सा बताओ? बड़े लास्ट। और का से कार्टियर, कार्टियर। वो से वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब द्वैध शासन का भी लागू हुआ था, ठीक है। द्वैध शासन के बारे में पहले भी मेंशन किया था। तो क्लाइव आता है सबसे पहले, वहाँ द्वैध शासन लागू करता है। द्वैध शासन को इंग्लिश में डायरेक्टी बोलेंगे, डायरेक्टी, DAIR। अब अंग्रेज जीत तो जाता युद्ध, है ना। मुगल बादशाह को राज में जब आगे देखोगे 1764 में बक्सर का युद्ध जीत जाता है, ठीक है। और बक्सर का युद्ध जीता तो उसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को आता है, अवध के नाम शुजाउद्दौला का आता है, ठीक है। बंगाल तो ऐसे ही पहले से जीत चुका था प्लासी के युद्ध में। तो इन लोग डायरेक्ट शासन ने क्यों नहीं किए? डायरेक्ट शासन इसलिए नहीं किया, उसके बदले द्वैध शासन क्यों लाए? द्वैध शासन का मतलब होता है 2 लोगों का शासन, ठीक है। मतलब कोई एक शासन नहीं करता, जैसे कोई राजा शासन कर रहा है तो राजा के अलावा भी कोई एक और पर्सन शासन करेगा, मतलब 2 लोगों का शासन द्वैध शासन। अब देखो अंग्रेज जब आए थे थोड़ी संख्या में थे, और वो शासन करते मतलब पूरा उनको प्रशासनिक तंत्र संभालना था, है ना। लोगों पे भी राज करता तो प्रशासनिक तंत्र संभालना ही था ना। तो बताओ कोई ऐसे लोग जो शुरू से हिंदू शासक को देख रहे हैं, फिर चलिए मुस्लिम शासक को देख रहे हैं, अचानक से अंग्रेज आ जाएंगे, एक दिन में युद्ध जीत गए, ठीक है, प्लासी का युद्ध जीत गए एक दिन में। एक दिन में कैसे किसी बाहरी व्यक्ति को एक्सेप्ट करेंगे? चलिए युद्ध तो जीत गए, लेकिन अगर सब शासन करने के लिए बैठेंगे, कुछ काम करने बोलेंगे, कुछ पॉलिसी लाएंगे, तो क्यों मानेंगे कोई प्रजा, ठीक है। तो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है ना। उसके अलावा अंग्रेजों को यहाँ की संस्कृति के बारे में इतना आइडिया नहीं था, संस्कृति कल्चर बोल लो, ठीक है। और भाषाओं का भी मतलब वो हिंदी में उर्दू में थोड़ी बात करेंगे, शुरुआत में तो इंग्लिश ही आता था उनको। गिने चुने उन के ट्रांसलेटर रहते थे जिनको हिंदी उर्दू इंग्लिश तीनों आता था, उन लोग ट्रांसलेट करके बताते। तो उनके पास ना तो ऐसे ऑफिसर्स थे, ठीक है, और ना खुद उनको आइडिया था कि कैसे शासन प्रशासन संभालना है। तो इन लोग क्या किए, कुछ हिस्सा अपने पास रखे डिसीजन लेने का। जैसे मैं 2 मामले बताया थे, एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी, एक होता है क्रिमिनल, एक दूसरा सिविल। फौजदारी मामले क्या होते हैं, जितने भी क्रिमिनल जैसे हत्या हो गया, लूटपाट हो गया, रेप हो गया, है ना, चोरी डकैती, ये सारे किस में आते हैं? फौजदारी मामले में आते हैं, ठीक है। और जस्ट उसको छोड़ने के बाद जितना जैसे कुछ दहेज का मामला हो गया, पैसे रिलेटेड झगड़ा हो गया, ये सब छोटे छोटे मामले दीवानी मामले होते हैं। तो ये 2 मामले क्या है, दीवानी मामले को अपने पास रखा, उसके अलावा रिवेन्यू कलेक्ट करने का मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार भी अपने पास रखा, ठीक है। जितने टैक्स वसूलने हैं, जितना भी राजस्व प्राप्त होगा वो सबका हिसाब किताब और वो सबका देख रेख कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। बाकी शासन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? बंगाल की जो नवाब था उसको दे दी गई। तो
इससे हुआ क्या, बंगाल के नवाब एक कठपुतली शासक के रूप में वहाँ बैठे हुए हैं, प्रजा को लग रहा है कि शासन कौन कर रहे हैं यार, हाँ बंगाल के नवाब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से पूरा कंट्रोल किसका था, अंग्रेजों का था, ठीक है। तो ना तो उनको प्रशासन चलाने आता था, ना उसके पास ऐसे ऑफिसर्स थे, ना उनके पास क्या होना चाहिए ऐसे लोग थे जो उनको संभाल सके। तो इसलिए उन्होंने द्वैध शासन का कंसेप्ट लाया, डायरेक्टी का कंसेप्ट लाया, ताकि प्रजा भी उनको एक्सेप्ट करे और धीरे 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 हम लोग इस पर कंट्रोल लेंगे, आगे चल के वो कंट्रोल लेते भी हैं, ठीक है। तो शुरुआत में लेकिन द्वैध शासन का कंसेप्ट लाया गया, ठीक, जिसमें दो लोगों को शासन बांट दिया गया, तो खुद दीवानी मामले और राजस्व वसूलने का अधिकार खुद रखे, और बाकी जो पूरा प्रशासन संभालने का काम, फौजदारी मामले को का देख रहे कौन करता था, बंगाल के नवाब करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हेडिंग डालो, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत पहला रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1765 में इसने द्वैध शासन लागू किया, इंट्रोड्यूस्ड डायरार्की इन 1765। द्वैध शासन मतलब क्या होता है? दो लोगों का शासन, आगे लिखा रहा हूँ द्वैध शासन, सॉरी ठीक है। इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड डायरार्की, डायरार्की मतलब द्वैध शासन, डायरार्की द्वैध शासन, ठीक है। द्वैध शासन के अंतर्गत है ना, द्वैध शासन के अंतर्गत दीवानी मामले और राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास था, दीवानी मामले और राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास था, जबकि फौजदारी मामले नवाब के पास थे। राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेज को था, क्या बोले? फौजदारी मामले, फौजदारी मतलब क्रिमिनल केसेस हो गए, और दीवानी मतलब सिविल। हाँ तो फौजदारी शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, फौजदारी मतलब होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल मैटर और सिविल केस। फौजदारी मामले की बात क्या होगी? देखो रॉबर्ट क्लाइव लिखी 1765 में द्वैध शासन लागू किया, डायरार्की इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। दीवानी मामले और राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास था, है ना। दीवानी मामले मतलब सिविल मैटर, है ना, और राजस्व वसूलने का अधिकार, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट भी किसके पास था, अंग्रेजों के पास था। फिर फौजदारी मामले और फौजदारी मामले में क्रिमिनल केसेस कौन डील करता था, तो नवाब करता था, ठीक है। इसके बाद देखो लाइन से बड़े लास्ट आया, कार्टियर आया, वॉरेन हेस्टिंग्स आया। इनके बारे में उतना याद नहीं रखना, बस क्रमशः जो उनका क्रम है, सीक्वेंस है, वो याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछ देता है कौन पहले है कौन बाद में है, क्रमशः असेंडिंग ऑर्डर में जब आएंगे, तो वो क्लाइव बकवॉक से आप याद रखेंगे। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर पोस्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, कंपनी का गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। कंपनी के दिन उसको गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। अब उसने देखो सबसे पहला काम क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स का, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया। तो ट्रांसफर्ड हिज ट्रेजरी टू मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, ये ट्रांसफर्ड हिज ट्रेजरी टू कलकत्ता फ्रॉम मुर्शिदाबाद, ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल ट्रेजरी टू, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, टू कलकत्ता फ्रॉम मुर्शिदाबाद या फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता।
देखो इसको याद कैसे रखोगे, अभी तो एक गवर्नर जनरल पढ़ोगे, एक वाइसरॉय पढ़ोगे, तो हम लोग को आसानी से याद रहता है। जब 40 के 40 पढ़ोगे और उसके द्वारा कार्य किए गए कार्य पूछता है ना, तो कंफ्यूज होता है। जब 40 पढ़ लोगे तो अभी 1-2 में तो याद रहेगा शुरू में, तो आगे चल के भूलो मत, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। देखो जैसे हम लोग कुछ जॉब लग गया या कुछ भी अचीवमेंट हासिल किए, तो लोग पार्टी मांगते हैं, दोस्तों पार्टी मांगते हैं, ठीक है। तो पार्टी से बचने के लिए क्या करते हैं, जेब खाली करके देख ले भाई कुछ पैसा नहीं है, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उसने भी क्या किया, अपने पैसे को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर लिया, ताकि भाई कोई देखे मत, कोई पार्टी मत मांगे। तो कंपनी के अंदर उसको गवर्नर जनरल का पोस्ट मिला, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि किसने अपने कोषागार को, किसने ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया, तो जो कंपनी का गवर्नर जनरल बना। कंपनी का गवर्नर जनरल कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा। फिर देखो उस समय उस क्षेत्र में, ज़्यादातर बंगाल क्षेत्र में क्या था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो, ठीक है। जैसे अदर स्टेट के कंपैरिजन में मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे, तो उन लोगों को खुश करने के लिए 1781 में एक मदरसा स्थापित करता है मुस्लिम शिक्षा के लिए, तो उसको भी लिखते हैं मदरसा। In 1781 he established मदरसा 1781 में मदरसा स्थापित करता है मुस्लिम शिक्षा के लिए, ठीक है, फॉर मुस्लिम एजुकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना 1782 में जोनाथन डंकन ने, 1782 जोनाथन डंकन established जोनाथन डंकन ठीक है। 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, बनारस में। In 1782 जोनाथन डंकन established संस्कृत यूनिवर्सिटी इन बनारस। अब देखो जोनाथन डंकन देखा कि वहाँ मुस्लिमों की शिक्षा के लिए मदरसा स्थापित किया जा रहा है, तो हम लोग भी अपने हिंदू के लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो 1781 में मदरसा स्थापित हुआ, 1782 में क्या हुआ, संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके ऊपर महाभियोग आगे देखो ना, पिट्स एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत वो कंपनी का गवर्नर जनरल बना। 1784 का पिट्स एक्ट भी आता है, वो हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे, इसका हिस्सा नहीं है। तो 1784 में जब पिट्स एक्ट आता है, तो उसका ये विरोध करता है कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो विरोध करते वो अपना पद से इस्तीफा दे देता है और चले जाते हैं इंग्लैंड। तो अंग्रेजी शासन, खास करके बर्क नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो बोलता है तुम लोगों ने कंपनी का या अंग्रेज का नाम खराब किया है, उसका विरोध किया, मतलब तुम अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो, ठीक है, कंपनी के खिलाफ हो। तो उसके ऊपर महाभियोग लगा देता है, ठीक है। महाभियोग को इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो आगे पॉइंट लिखना, ठीक है, कि 1785 में इन 1785 जब वॉरेन हेस्टिंग्स पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे देता है, रिजाइन 1785 में अपने पद से इस्तीफा, मतलब रेजिग्नेशन हो गया, ठीक है। किसके विरोध में, तो पिट्स इंडिया एक्ट के। पिट्स इंडिया एक्ट कम था, विरोध मतलब प्रोटेस्ट, इसको विरोध में इस्तीफा दे देता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ही वॉज इम्पीच्ड, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग होता है, इम्पीच्ड मतलब महाभियोग लगाया गया। ही वॉज इम्पीच्ड बाय बर्क, बर्क he was impeached by Burke। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, he give protection to चार्ल्स विलियम विल्किंस। उसने
चार्ल्स विलियम विल्किंस को अपना संरक्षण या आश्रय प्रदान किया। ठीक है, विलियम विल्किंस को आश्रय प्रदान किया। ठीक है, विलियम विल्किंस कौन था? तो उसने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। विलियम विल्किंस ट्रांसलेटेड चार्ल्स विलियम विल्किंस, चार्ल्स CHARLES, चार्ल्स विलियम विल्किंस। चार्ल्स विलियम विल्किंस ट्रांसलेटेड भगवद गीता टू इंग्लिश। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या याद किया हम लोग, क्या क्या देखे वारंट इसमें है। सबसे पहले ये 1773 के चार्टर एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये कंपनी का गवर्नर जनरल बनता है। सबसे पहला काम क्या करता है? अपने कोषागार को कहाँ ट्रांसफर करता है? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। तो याद रहेगा, जैसे पोस्ट मिला पार्टी से बचने के लिए कलकत्ता से मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थापित किया। उसके अलावा 1781 में मदरसा स्थापित किया है ना, मुस्लिम शिक्षाओं के लिए। उसको देख के 1781 में जोनाथन अंकल ने किसने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की बनारस में। क्लियर, इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया 1785 में। ठीक है, किसके द्वारा? बर्के के द्वारा। क्यों बता रही था? ब्रिटिश इंडिया एक्ट का विरोध कर रहा था, एक नियम कानून निकला हुआ था, तो उसका विरोध कर रहा था, उसके चलते उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। और एक लास्ट पॉइंट क्या लिखे, वो किसको संरक्षण प्रदान किया था? तो चार्ल्स विलियम विल्किंस को। तो चार्ल्स एग्जाम में पूछे कि चार्ल्स विलियम विल्किंस को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, उसने किसका अनुवाद किया था? गीता का अनुवाद किया था इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट आपका आता है वारन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस। इस बीच में एक मैकफर्सन करके एक अस्थायी गवर्नर नियुक्त होता है, जो वो छोड़ के चले जाता है 1785 में। तो मैकफर्सन को ऐसे अस्थायी गवर्नर नियुक्त किया जाता है। लिखना चाहते तो लिख लो, नहीं तो चल जाएगा। मैकफर्सन 1785 से 86 रहता है उसका करीब। मैकफर्सन, जॉन मैकफर्सन अस्थायी गवर्नर नियुक्त होता है 1785 से 86। हाँ 85 1774 से 86 में डायरेक्ट याद किया था ना उसका। उस बीच में 1 साल का कार्यकाल कौन संभालता था? जॉन मैकफर्सन। आगे लिख लो कॉर्नवालिस। और कार्ड शो करके याद कितना? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के अंदर लिखना, इसका कार्यकाल कितना? 1786 से 93। 1786 से 93, 1786 से 1793। अपना सिविल सेवा के जनक, सिविल सर्विसेज जो देख रहे ना, IAS कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये सब। तो पुलिस सेवा, पुलिस सर्विस, सिविल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज का जनक मतलब इंट्रोड्यूस किया, वही लाया। ठीक है, सिविल सेवा, पुलिस सेवा के जनक। आगे लिखना उसके बारे में। इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1773 में, इन 1773 स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसमें इंग्लिश में बोलेंगे परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त, इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1773। 17 ओके ठीक है 1793, 86 से 93, 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कोई शासन करना, टैक्स भी वसूलेगा, है ना, किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूलेगा। तो कौन हर एक पर्सन को अपॉइंट करे या खुद जा जाके, जैसे 100 लोग हैं किसी क्षेत्र में, तो एक लोग से जाके टैक्स वसूलने का काम करें। तो इसके चलते ये लोग क्या किए, एक स्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है, ये वाली सिस्टम लाया, है ना, ये वाली पद्धति लाया। इसके तहत क्या करते थे, सभी जमींदारों को बुलाते थे, बोली लगाने को बोलते थे। ठीक है, बोली लगाई जाती थी। जो सबसे ज़्यादा बोली लगाए
उसको 5 साल के लिए निर्धारित वर्षों के लिए उसको टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया जाता। अब भाई जाओ तुम टैक्स वसूल के लाओ, और टैक्स का जो दर है मतलब जो रेट है उसको भी तुम निर्धारित करना, पैसा वसूल के लाओ। तो उससे उन लोगों को क्या फायदा? तो जैसे उन लोग 11 लाख रुपए अगर वसूल के लाए तो 1/11 भाग, 11 लाख का 1/11 भाग आएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। और 10/11 भाग ये आएगा 10 लाख रुपए। तो मतलब 10/11 भाग तुम हम लोग को देना, मतलब अंग्रेजी कंपनी को मिलेगा, और 1/11 भाग खुद रखना। तो उसमें जो मालिकाना हक था किसको प्रोवाइड कर दिया गया था? जमींदारों को, ठीक है। और टैक्स वसूलने का अधिकार भी जमींदारों के पास था। उसमें से 1/11 हिस्सा कौन रखेंगे? खुद जमींदार रखेंगे, और 10/11 हिस्सा किसको? कंपनी को देंगे। तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। इसी को इस्तमरारी बंदोबस्त बोला जाता है। इस्तमरारी नाम लिख लो, इस्तमरारी।